नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 5 सेकंड बाद स्टार्ट करेंगे। बहनों और भाइयों, 1 वर्ष पहले मैंने आपको यहां से संबोधित किया था। उस समय देश की जो हालत थी, विरासत में जैसी सरकार हमें मिली थी, जो आर्थिक परिस्थिति थी, उसका मैंने थोड़ा सा ब्यौरा आपको दिया था। 1 वर्ष हुआ उसकी परिस्थिति में, उसी संघर्ष में, उसी प्रयास में हम लगे हैं। और यह कहते हुए मुझे खुशी हो रही है, काफ़ी भिन्न है पिछले वर्ष की परिस्थिति से। देश में एक स्थिरता का चित्र आपके सामने नजर आता है। पिछले वर्ष स्थिरता के बारे में कुछ प्रश्न चिन्ह थे, जिसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आज देश के भीतर या बाहर साबित हुआ है। और जो भी हमारा कार्यक्रम आर्थिक सुधार का और सामाजिक सामंजस्य को बनाए रखने का हमने उठाया था, आगे बढ़ा है। यह यशस्वी हुआ है, हालांकि उसमें बहुत कुछ आगे करना बाकी है। मैंने पिछले साल सरकार की तरफ से एक नया तरीका अपनाया था, सहमति का। मैं आज भी सोचता हूं कि वही तरीका हमारे देश के लिए ठीक है, क्योंकि जितनी समस्याएं देश की हैं, वे दलगत समस्याएं नहीं हैं। दलों से परे, दलों से ऊंचे और सारे देश की समस्याएं हैं। समूचे देश की तो फिर उन्हें उसी प्रकार हल करना चाहिए, सभी दलों से, सभी वर्गों से, सभी सदस्यों से बात करके और सबसे विचार विमर्श करके ही इनको हल किया जा सकता है। आज भी मैं यह मानता हूं कि यही तरीका अच्छा है, और मैं कहना चाहूँगा कि इसी तरीके को हम जारी रखेंगे। जहां तक कि आर्थिक व्यवस्था का सवाल है, काफ़ी सफलता हमें इस दिशा में हुई है। पिछले साल जो हमारी परेशानी थी वो आप जानते ही हैं। यहाँ तक कि हमें सोना भी गिरवी रखना पड़ता था। 1000 करोड़ से ज़्यादा हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी। शायद 1 सप्ताह के अंदर हम बाकीदार बन जाते और हमारी साख एकदम राख में मिल जाती। ऐसे समय में हम आगे बढ़े हैं, कुछ सावधानी से फूंक फूंक कर कदम रखते हुए। और आज मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी विदेशी मुद्रा 17,000 करोड़ तक पहुंच गई है, और बाहर से किसी भी चीज़ के आयात करने में जिसकी हमें आवश्यकता है, आज किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। दूसरी तरफ वर्ष भर के प्रयास के बाद अब हमारे निर्यात भी कुछ बढ़ने लगे हैं। बहनों और भाइयों, बाहर से जो आप अपने यहाँ औद्योगिकीकरण के लिए पूंजी लगवाने की हम कोशिश कर रहे थे, उसमें भी सफलता मिली है। कोई 3,000 करोड़ से अधिक आज तक संकल्प हमारे पास आ चुके हैं। थोड़ा समय लगेगा ये पूंजी लगने में, लेकिन ये बहुत बड़ी रकम, और ये केवल रकम के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ जो हमारी देसी पूंजी है यहाँ के उद्योगपतियों की, वह भी काफ़ी बड़े पैमाने पर लगने वाली है। उनके जो आवेदन हमारे पास आ चुके हैं, और उनके हिसाब से लगता है कि कोई 35 से 40 हजार करोड़ रुपए तक पूंजी, यहाँ देसी पूंजी लगने वाली है, जिससे औद्योगिकरण को और आगे तरक्की मिलेगी और उसे आगे बढ़ाया जाएगा। अभी तक महीने 1.5 महीने पहले तक सोच रहा था कि इस साल कुछ बारिश कम होगी, कुछ परेशानी होगी, लेकिन अब मैं सुनता हूं कि कुल मिलाकर देश में बारिश अच्छी हुई है, अच्छी फसलें होने की आशा है। इसलिए इस बात की आशा हम करें कि एक आम खुशहाली देश में रहेगी और परेशानी से हम मुक्त हो जाएंगे। जो परेशानी आ जाती है जब बारिश कम हो जाती है, सूखा पड़ता है, परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये आप जानते हैं। अब मैं 1-2 ऐसी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जो हमारी नीति से संबंधित हैं, और मैं सोचता हूं कि उन्हें पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। मैं यह आपसे पहला सूत्र यह कहना चाहूँगा कि हम एक बृहत कार्यक्रम में लगे हुए हैं, बहुत बड़े कार्यक्रम में, आर्थिक प्रगति के कार्यक्रम में, देशव्यापी कार्यक्रम में, 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें कोई 8 लाख करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है, पैसा लगने वाला है। ऐसे कार्यक्रम में हम लगे हुए हैं। जब इतने बड़े कार्यक्रम में हम लगे हुए हैं, तो ये परम आवश्यक है कि हमारा ध्यान एक तरफ रहना चाहिए, उस पर केंद्रित होना चाहिए। उस कार्यक्रम पर इधर उधर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि इस ध्यान को इधर उधर हटाने के लिए कुछ व्यवधान आएंगे, कुछ बाधाएं आएंगी, कुछ को लाया जाएगा जानबूझकर या कुछ परिस्थिति में आएगा, लेकिन उन छोटी मोटी समस्याओं को हम हल कर अवश्य लेंगे। महोदय, पिछले प्राय 5 दिन से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस चलती रही है। मुझे प्रसन्नता है कि अनेक सदस्य स्वीकार करते हैं कि
यह अभिभाषण हमारे राष्ट्रीय जीवन के एक नए चरण के आरंभ का सूचक है। यह बात न केवल बजट से जाहिर होती है बल्कि उन अनेक उपायों से भी प्रकट होती है जो किए गए हैं और किए जाएंगे। विपक्ष के हमारे माननीय सदस्यों ने अपने पारंपरिक भाषण दिए हैं जिनमें उन्होंने अपने विचार रखे हैं और जो प्रत्याशित तथा सुविदित हैं। फिर भी हमने हर तरह की आलोचना का सदा स्वागत किया है, विशेषतः इस प्रकार की बहस के दौरान जो हमें अपने उद्देश्यों तथा नीतियों को प्रस्तुत करने का मौका देती है। राष्ट्रपति महोदय ने हमारा मार्गदर्शन किया है कि हम अग्रदृष्टि रखें, आगे की ओर रखें, लेकिन ऐसा लगता है विपक्ष के हमारे कुछ मित्रों ने इस आह्वान को अनदेखा कर दिया है। इससे हमें आश्चर्य नहीं हुआ है। बहस से एक और भी उपयोगी काम हुआ है। पिछले कुछ महीनों की घटनाओं ने एक ओर तो उन सबको एकजुट कर दिया है जो अधिकांशतः प्रगति के समर्थक हैं और दूसरी ओर उन्हें एक पंक्ति में खड़ा कर दिया है जो पीछे की ओर देख रहे हैं। इस सदन में हम तात्कालिक समस्याओं में इतने डूबे हुए हैं कि विश्व में सक्रिय बड़ी बौद्धिक एवं राजनीतिक शक्तियों के अस्तित्व को हम बिना गहरा विचार किए स्वीकार करते चलते हैं, जबकि हम अपने देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को बदलने में लगे हुए हैं। प्रौद्योगिकी पूरे विश्व को बदल रही है, रूपांतरित कर रही है। संचार के आधुनिक तरीकों का प्रभाव हमारे तथा अन्य सभी देशों के युवा वर्ग पर पड़ रहा है। देश के दूर दराज वाले क्षेत्रों तक में हमें यह नहीं भूलना है कि हम आज जो कहें या करें उसकी हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए कुछ सार्थकता होनी चाहिए। हम जो भी निर्णय करें वे आने वाले वर्षों में उसके अनुमोदन की कसौटी पर खरे उतरने चाहिए। मुझे स्वीकार करना होगा कि विपक्ष के नेता ने जो कुछ कहा उससे मुझे निराशा हुई। हम में से बहुतों ने आशा की थी कि विपक्ष के नेता के विधिवत उदय से बहस का स्तर ऊंचा उठेगा तथा संसदीय परंपरा और शिष्टाचार सुदृढ़ बनेंगे। मुझे खेद है कि हमारी यह आशा पूरी नहीं हुई। महोदय, जैसा कि मैंने अभी कहा, हाल की घटनाओं ने उन लोगों को मोटे तौर पर वर्गों में बांट दिया है, एक जो प्रगति चाहते हैं और दूसरे जो यथास्थिति चाहते हैं। वास्तव में जो घटनाएं घटी उनका कारण एक प्रकार से परिवर्तनवादी लोगों में मैतक्य था। मैतक्य का और ज़्यादा प्रमाण बहस से मिल चुका है। श्री पाटिल ने नारों की चर्चा की, लेकिन शायद ही किसी ने उनसे अधिक नारों का प्रयोग किया हो। उन्होंने मेरे कैदी की सी स्थिति में होने का भी जिक्र किया। शायद सदन ने उस कहानी की बात सुनी होगी जिसमें एक शेर को पिंजड़े में बंद कर दिया गया था, लेकिन शेर इस ख्याल से अपने आप को तसल्ली देता लेता था कि सारा संसार पिंजड़े में बंद है, क्योंकि वह दुनिया को पिंजड़े के सींखचों के पीछे रहकर देखता था। श्री पाटिल एक स्पष्ट वक्ता रहे हैं। उन्होंने चाहे जिस प्रकार का मत दिया हो, उन्होंने अपनी सच्ची राय को कभी छिपाया नहीं है। मैं जानती हूं कि राष्ट्रीयकरण, समाजवाद और नरेशों के निजी खर्च पर उनकी राय से वे सभी लोग सहमत नहीं हैं जिनके बीच वह अब बैठते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि अब वह उनके साथ मत देंगे। लेकिन उन्होंने कांग्रेस द्वारा 10 सूत्री संकल्प पारित किए जाने के समय उनके साथ वोट दिया था। उन्होंने नरेशों के निजी खर्च के बारे में बहुत भावावेश के साथ विचार व्यक्त किए, लेकिन वह जो कुछ शेष सदन तथा सरकार से मनवाना चाहते थे उसे पहले अपने ही सहयोगियों से तो मनवाएं। इस सदन को और देश को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे देश को स्वतंत्रता मिलने पर नरेशों ने जो ऐतिहासिक कदम उठाए उसके प्रति आदर व्यक्त करते हुए अथवा आज उनसे यह कहते हुए कि वे उसी भावना से इतिहास की धारा के साथ चलें जिसका परिचय उन्होंने तब दिया था, कोई गलत बात की जा रही है। मैं यह स्वीकृति व्यक्त करना चाहूँगी कि बड़ी संख्या में नरेश साहस और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सामाजिक एकीकरण में उसी प्रकार अपना योग दे रहे हैं जैसे उन्होंने राजनीतिक एकीकरण में योगदान किया था। मैं सदन को याद दिलाना चाहूँगी कि अभिभाषण के दौरान स्वीकृति की सबसे ऊंची आवाज़ें तब गूंजी तब उन्होंने नरेशों के प्रीबरी पर्स और विशेषाधिकारों की समाप्ति की चर्चा की। विराम। 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से यह डिक्टेशन था। आप बार बार अभ्यास कीजिएगा डिक्टेशन का। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।